सहित महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के चलते पूरे महाराष्ट्र में पानी पानी हुआ है। जिस तरह से तस्वीरें लगातार देखी जा रही है कि महाराष्ट्र के कई जिले जो है पूरी तरह से जलमग्न हो रहे, खासकर भिवंडी सहित ठाणे के जो इलाके हैं लगातार देखा जा रहा है कि कई गांव जो है जलमग्न हो गए, कई सड़कें जो है उनका संपर्क टूट गया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने एनडीआरएफ की 15 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की, जिसमें खासकर 4 टीमें मुंबई में तैनात की गई, बाकी अन्य टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई है। जिस तरह से लगातार तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर और भिवंडी से आ रहे हैं वो कहीं कहीं चौंकाने वाली है। लगातार देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो बाढ़ का कहर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं ठाणे जिले में जिस तरह से जो जलभराव हुआ तालाब था उसको कहीं न कहीं खोल दिया गया है, जिसकी वजह से कई गाँव में पानी घुस गया है और उसके गांव के जो तमाम संपर्क थे वो कहीं कहीं टूट गए हैं। लिहाजा एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय सिटी पुलिस के अलावा महानगर पालिका जो पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि 2 दिन के लिए और जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि आवश्यक हो तो ही आप बाहर निकले, अन्यथा न निकले। लिहाजा एनडीआरएफ की टीम लोगों के ऊपर नजर भी रख रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सुष्का सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। देवरिया में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की तैयारी लगभग पूरी हो रही है। पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है और शासन से निर्देश आ चुका है कि जल्द ही इसके भी दिन बहुरने वाले हैं और लोगों को सुविधा मिलने वाली है। ये भी चर्चा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का आगमन भी हो सकता है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जो गेट पर जो दुकानें थी, गंदगी थी, उसे आज हटाया गया और पूरे तरह से सज धज कर यहाँ का बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है। लोगों को जिसका इंतजार था वो पूरा होने वाला है। लोगों को यहाँ से काफ़ी खुशी मिलेगी, हर तरह की सुविधा मिलेगी। ये भी दिन अब आएगा कि लोगों को जो जिला अस्पताल से सुविधा नहीं मिल पाती थी, लोगों को गोरखपुर और लखनऊ, दिल्ली तक भटकना पड़ता था, और इस मेडिकल कॉलेज के चालू होने के बाद से सबको अब यहीं पे सुविधा मिलेगी और यहाँ के लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी खाका तैयार हो चुका है, जिसको जल्द ही हरी झंडी मिलते ही इसी सप्ताह में जल्द ही इसे चालू किया जाएगा। और इसके लिए आप सीधा देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है और अधिकारी लोग इसका लगातार जायजा ले रहे हैं। नियुक्तियों की बात है तो कुछ नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू भी हो चुके हैं जो प्रचार्य लोगों का होना है और कुछ की अभी तैयारी में चल रहा है। यहाँ जो प्रचार्य हैं उनके द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जिला प्रशासन तैयारी पूरी कर लिया है। अब आने वाला जल्द ही वो समय होगा जब मेडिकल कॉलेज में लोगों को सुविधा मिलेगी और यहाँ अच्छे हर विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी तैनात मिलेंगे। देवरिया से एनबी न्यूज, विशाल मिश्रा। कानपुर जिले में एक नया मामला देखने को मिला है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा को कुछ लोगों ने मॉडलिंग और फोटोशूट के बहाने होटल में बुलाया और उसके बाद उस नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में कोई मादक पदार्थ चीज जैसी डाल करके उसे पिला दी। बाद में उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। ऐसा आरोप उस नाबालिग छात्रा का है। मामला देर रात का है। कानपुर स्थित दक्षिण क्षेत्र में दीप होटल में इस तरह का मामला प्रकाश में आया है। लड़की का आरोप है कि उसे फोटोशूट और मॉडलिंग के बहाने बुलाया गया था, जिसके बाद वहां कोल्ड ड्रिंक पर उसे एक मादक पदार्थ या शराब जैसी कोई चीज डाल के पिलाई गई। देर रात तक लड़की ने चौकी पर बैठ करके काफी बड़ा हंगामा खड़ा किया। पुलिस को मामला जब सामने आया तो पुलिस ने उसकी छानबीन की। पता चला उस लड़की का बिना आईडी प्रूफ के ही उस होटल में प्रवेश दिया गया था। लड़की का सीधा आरोप है कि उन लोगों ने उसके साथ रेप का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने चारों लड़कों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न आता है कि इस तरह के होटल नाबालिग छात्रों को या छात्राओं को किस तरह से बिना आईडी के प्रवेश दे देते हैं। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, एएनबी न्यूज, कानपुर। कोरोना काल के अंदर दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर एक निर्णय बनाया गया था, जिसके अंदर कहा गया था 25% तक प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिले हो सकते हैं। मगर अभी बात करें जिस तरीके से कोरोना काल खत्म हुआ, यानी कि अभी कह सकते हैं अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, मगर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल जो हैं
वो अभी तक कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 25% के लिए कोटे के लिए कहा गया है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको एडमिशन देना होगा। मगर दिल्ली सरकार के इस ऑर्डर को जो स्कूल प्रशासन है वो मानता नजर नहीं आ रहा और लगातार एडमिशन नहीं करे जा रहे हैं। मगर इसी को लेकर जो अभिभावक हैं आज मनोज सिसोदिया यानी कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और यही डिमांड थी उनकी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जो 25% के लिए कोटे निर्धारित किया गया है, क्या उन कोटे के तहत स्कूलों को एडमिशन लेने के लिए बोला जाए, क्योंकि अभी तक जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार एडमिशन नहीं ले रहा है, जिससे परिजन जो है जो अभिभावक हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। उनके बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आता आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से मनोज सिसोदिया के घर के बाहर जैसे ही प्रदर्शनकारी अपनी आवाज लगाने के लिए वहां पर पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको थाने ले गए। मगर जिस तरीके से मनोज सिसोदिया की गुहार लगाई जा रही है कि साफ जाहिर है कि उससे लगता है कि जो स्कूल प्रशासन है वो दिल्ली सरकार की जो आवाज है उसको सुनना नहीं चाहता है, सिर्फ अपनी मन मर्जी कर रहा है। मगर देखना होगा क्या परिजनों की या अभिभावक की जो आवाज है वो उन तक कैसे पहुंच पाएगी। कैमरा पर्सन इरफान पान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी में कई रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 47 करोड़ 45 लाख की लागत से बनेगा। आने वाले टाइम में कौशाम्बी को चमका दिया जाएगा। कौशाम्बी को कई सौगात देते हुए डिप्टी सीएम अब इसके बाद राजापुर गए हैं, वहां पे भी शिलान्यास करेंगे ओवर ब्रिज का। उसके बाद सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे और सीधा निशाना साधते हुए सपा पे बताया कि आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, लगभग 350 सीट जीतेगी। पिछले 70 सालों से कौशाम्बी के लोगों का वोट लिया गया और धोखा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, प्रदेश में बनी है, जब से यहाँ से भाजपा के सांसद और विधायक बने हैं, तब से मैं समझता हूँ कि जो 70 साल में नहीं हुआ है वो 7 साल के अंदर केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बीजेपी का फिर से राज होगा। ऐमान अहमद, एनबी न्यूज, कौशाम्बी। जनपद संभल के मुख्यालय बहजोई पर आज सैकड़ों की संख्या में किसान धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे। वहीं जब इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा को लगा तो उन्होंने मौके पर जाकर लोगों को समझाया, लेकिन इसी बीच किसानों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे और साथ ही ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं होगा, जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारे लिए कुछ भी करना पड़े। साथ ही आपको बता दें कि सरकार इस समय किसानों की आवाज को सुनने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा पा रही है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ राजीव कुमार, एएनबी न्यूज, संभल। सावन माह में निकलने वाली कावड़ यात्रा को इस बार प्रशासन ने फिर रोक दिया है। पिछले वर्ष भी कावड़ यात्रियों को रोका गया था कोरोना काल को देखते हुए। इस वर्ष भी जो कावड़ कई नदियों का जल लेके बाबा महाकाल का जल अभिषेक करने निकलते हैं वो काफ़ी तादाद में भी होते हैं। उसी को देखते हुए कोविड की जो गाइडलाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, उसी को देखते हुए प्रशासन ने आज कंट्रोल रूम पर एक बैठक करी और बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया कि जो कावड़ यात्री और आते हैं उन्हें रोक दिया जाए। उन्होंने इस बैठक के अंदर उन समस्त कावड़ निकालने वाले जो प्रमुख लोग होते हैं उन सब लोगों को बुलाया और उनसे चर्चा की, जिससे उनको सार्थक पहल मिली है। जो कावड़ लेके निकलते हैं या कावड़ लेके बाबा महाकाल के मंदिर तक पहुंचते हैं और उनका जल अभिषेक करते हैं, उन्होंने सार्थक रूप से पहल की है कि उन्होंने कहा है प्रशासन को कि हम इस वर्ष कावड़ जो यात्रा है उसको हम निरस्त करते हैं और इस बार हम कावड़ यात्रा नहीं निकालेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि जो ये कावड़ यात्रा है हर सावन माह में निकलती है और इसमें कई लोग जो एक भगवान के प्रति आस्था रखते हैं वो कई नदियों का, नर्मदा का और गंगा का और 4-5 नदियों का जल लेकर निकलते हैं और पैदल यात्रा ही करते हैं और उसके बाद में वो सारा जल लेकर बाबा महाकाल मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। लेकिन कोविड काल को देखते हुए इस बार प्रशासन ने इस पर धारा 144 लगाकर रोक लगा दी है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एएनबी न्यूज के लिए।
महज 250 रुपए के लिए दोस्तों ने मिलकर ईंट पत्थरों से मारकर अपने दोस्त की हत्या। पुलिस को खुद दी सूचना, करते रहे लगातार गुमराह। अक्सर आपने सुना होगा लाखों करोड़ों के लिए हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अपराधी अंजाम देते हैं, लेकिन गोरखपुर जनपद में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसे जो भी सुन रहा है उसके होश उड़ जा रहे हैं। महज 250 रुपए के लिए दो दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या ईंट और पत्थरों से कूच कर दी और खुद ही पुलिस को सूचना देकर गुमराह करते रहे। मामला गोरखपुर जनपद के रामगढ़ राजघाट थाना क्षेत्र का है, जहां विगत दिनों एक अर्धनिर्मित मकान से एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की गिरफ्तारी में लगी हुई थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने हत्या की बात कबूली। उसके द्वारा महज 250 रुपए के लिए शराब के नशे में उन लोगों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या की। फिलहाल अभी एक आरोपी फरार है, जिसे पुलिस गिरफ्तार करने में लगी हुई है। सूचना मिली थी शाम के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। निर्माणाधीन मकान है, यहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। ये यादव वालाइट एजेंसी के बगल में, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ईंट से मारा गया। उसी संदर्भ में सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए और उसी क्रम में जो है ये पता चला कि एक संदीप चौहान है और एक संपत है। अभी 250 रुपये जो मृतक है उनका नाम है भूतनाथ। उन्होंने उनसे पैसे लिए थे, तो वही वापस करने के संबंध में विवाद हुआ था। वहाँ पे दारू वारू पिलाई थी, वहाँ उस निर्माणाधीन मकान में ले जाकर, और फिर वहीं पे जो है आपस में लड़ाई हुई तो उसको पीट करके उनकी हत्या कर दी। गोरखपुर जनपद के राजघाट थाना क्षेत्र की है, जहां विगत दिनों एक युवक की अर्धनिर्मित मकान में लाश मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ ही आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का निरीक्षण करने में लग गए थे और एक युवक को संदिग्ध उसी दिन हिरासत में लिया गया था। काफी पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता चला कि दोस्त ने मिलकर अपने दोस्त के साथ 250 रुपए के लिए अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। फिलहाल इस घटना का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। ब्लॉक राया में 20 तारीख को ब्लॉक प्रमुख और बीटीपी सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई समर्थित प्रत्याशी सावित्री देवी अपने 43 बीटीसी सदस्यों के साथ सदस्यता लेने के लिए ब्लॉक राया पहुंची। वहीं ब्लॉक में वीडियो के द्वारा उनको डीएम का हवाला देते और शासन का आदेश देते हुए तारीख दोबारा आने की बात कहकर वहां से चले गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रतिपाल चौधरी के द्वारा ब्लॉक चुनाव में रहे एआरओ पर भ्रष्टाचारी का आरोप भी लगाया गया है। वहीं अपने ही पार्टी के विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक के द्वारा जो समर्थित प्रत्याशी बीजेपी को हराने में अहम भूमिका रही, उस पर भी आरोप लगाए हुए हैं और उन्होंने अदालत तक जाने की बात कही और वहीं खूब भारतीय जनता पार्टी के नारे भी लगाए गए। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी न्यूज। पिछले दिनों हुई प्रेमनगर क्षेत्र में वृद्ध महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पकड़े गए आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतका के किराएदार ही निकले। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे पर एक संदिग्ध युवक कहीं जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो युवक ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर फायर किया तो युवक कहीं भागने में सफल नहीं हो सका और पुलिस ने उसे धर दबोच लिया, जिसका खुद एसएसपी ने आज खुलासा किया। प्राप्त हुई कि जो 4 दिन पूर्व बुजुर्ग महिला की हत्या जिस व्यक्ति ने करी है वो हो सकता है कि यहाँ आया हो, तो पुलिस ने घेराबंदी करी, रोक टोक करी, पूछताछ करी तो उसने फायर किया। बदले में पुलिस ने भी फायर किया तो उस बदमाश को गोली लगी। पूछताछ में उसने ये बात बताई
कि 4 दिवस पूर्व उसने बुजुर्ग महिला की हत्या अपनी एक साथिन के साथ करी थी और वो माल छुपाकर आज इसे लेने आया था। तो पुलिस के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया है। हमारी प्रेमनगर और स्वाट टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। उनको 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। एसएसपी ने टीम को 25,000 का इनाम भी घोषित किया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज, झांसी। को उस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई जब अवैध रूप से परिवहन की जा रही अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने बीती रात चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को पकड़ा। उस पिकअप वाहन में से लगभग 9 लाख की अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। उस शराब के चेकिंग के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उस आरोपी से पूछताछ के बाद उसने बताया कि ये अवैध रूप से इंग्लिश शराब को गुना से भरकर ग्वालियर के लिए कफाने ले जाया जा रहा था। दरअसल आबकारी विभाग पिछले कई महीनों से इन अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता रहा है और कर भी रहा है, जिससे अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। कैमरामैन शाकिर के साथ एएनबी न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। अमेठी में आज यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं पर एआरटीओ अमेठी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया गया है, गाड़ियों को सजाया गया है। इससे जनता में एक संदेश देने के लिए कि आप जो है दोपहिया वाहन है वो जो है हेलमेट लगा के और जो है इंडिकेटर का प्रयोग करें, हेलमेट लगाकर चलें, जिससे कि सावधानी पूर्वक हम अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। और वहीं पर 4 व्हीलर वाले भी जो है वो जो है यात्रा के दौरान जो है सीट बेल्ट का उपयोग करें और जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करते हुए अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। और ऐसे में एआरटीओ अमेठी ने बताया कि जो है हम सभी विभागों के माध्यम से जो भी क्रियाकलाप है विभिन्न प्रोग्रामों के द्वारा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है 1 सप्ताह का मनाएंगे। और इसमें जो है हम जो है विभिन्न जो हमारे विभाग हैं उनके द्वारा जो है विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा लोगों में एक अच्छा सूचना जाए, इससे एक प्रोग्राम के तहत इसको मनाया जा रहा है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। थाना में महिला दुकानदार को पैसा मांगना पड़ा भारी, और महिला और उसकी बेटी के साथ दबंगों ने की मारपीट। आपको बता दें कि मामला बांदा जिले के पलानी थाना क्षेत्र के ग्राम लसला का है, जहां पर जो है आज कुछ दबंगों ने एक महिला दुकानदार जो ग्राम लसला में महिला दुकानदार जो एक दुकान रखी हुई थी, जिसको लेकर जो है आज कुछ दबंगों ने उसके दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी कर दी 4 व्हीलर, और उनसे जो है गुटखा सिगरेट मांगने लगे, जिसपे जो है गुटखा सिगरेट महिला दुकानदार ने दिया और देने के बाद पैसे की मांग की। जब पैसे की मांग करने के बाद जो है उन दबंगों द्वारा पैसा नहीं दिया गया और गाली गलौज महिला दुकानदार को दी गई, जिसको लेकर जो है महिला दुकानदार ने उसका विरोध किया। जिसको विरोध करने के बाद जो है महिला दुकानदार को कुछ दबंगों ने जो है मारपीट की, उसकी लड़की के साथ मारपीट की। उस मारपीट के बाद महिला ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद आज जो है महिला और उसका पति और उसकी बेटी तीनों लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायती पत्र के माध्यम से शिकायत की है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस अधीक्षक इस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, एएनबी न्यूज, पानी। रही महंगाई के खिलाफ, जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है और विरोध किया है, अब वहीं जहां लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खाद्य सामग्रियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर अब शिवसेना भी मैदान पर उतर चुकी है। और आज अगर बात करें मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी इंदौर की, तो इंदौर में शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में महंगाई के खिलाफ इंदौर कलेक्टर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। सुरेश गुर्जर, जो कि मध्य प्रदेश के महासचिव और चुनाव प्रभारी हैं, उनकी अगुवाई में आज बड़ी तादाद में, जिस कदर महंगाई ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और कोरोना काल के बाद अगर बात करें तो लोगों ने एक उम्मीद रखी थी कि
महंगाई से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी महंगाई ने लोगों की जेब ढीली कर रखी है, जिसको लेकर सभी विपक्षी दलों ने हालांकि विरोध प्रदर्शन किया और इसी तादाद पर आज शिवसेना भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। और महंगाई पर अगर केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज शिवसेना के कई कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ गुर्जर जी हैं जो कि मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी और महासचिव हैं। हम उनसे भी बात करेंगे जो आज उनका प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया, आखिर किस उद्देश्य से दिया गया है और उन्हें क्या बोला गया है। गुर्जर जी बताएं, आज जो प्रदर्शन किया आपने और ज्ञापन दिया, किस विषय में दिया? आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है महंगाई को लेकर, आज इस ज्ञापन की हमने योजना बनाई है और हमने इस ज्ञापन दिया है। आज पूरे देश के अंदर महंगाई, डीजल पेट्रोल के भाव इस तरीके से बढ़ रहे हैं। आज डीजल के भाव बढ़े, 4 दिन बाद फिर डीजल के भाव बढ़ गए। स्थिति ये हो गई है कि लोग बिल्कुल त्राही हो गई है। तो ये तो लगातार जो है महंगाई के खिलाफ शिवसेना मैदान पर उतर चुकी है और महंगाई पर अगर नियंत्रण नहीं लाया जाता तो केंद्र सरकार के खिलाफ शिवसेना अब उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर भर पर प्रदर्शन करेगी और महंगाई के खिलाफ आम जनता के सहयोग के लिए हल्ला बोल करेगी। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। कासगंज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रूप में आए हुए धर्मराज सिंह से बात करेंगे और पता करेंगे जिस तरह से बारिश का मौसम चल रहा है, शहर की हर गली और हर नाली चौक पड़ी हुई है। इसके बारे में इनसे बात करेंगे, किस तरह से ये सफाई के इंतजाम को देखेंगे और किस तरह से ये कार्य करेंगे। आगे बात। जी सर, जिस तरह से आप जानते हैं कासगंज शहर की हर गली और हर नाली चौक पड़ी हुई है, उसके लिए किस तरह से काम करेंगे? नहीं, हमारे जैसे कि आप बता रहे हैं कि नाली और गली जो है चौक पड़े हुए हैं, उसके लिए हमारे जो सफाई हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं और मेरे द्वारा भी उनके साथ मिलके ऐसी गलियों और ऐसे नालों का निरीक्षण किया जा रहा है और तत्काल वहाँ अपनी टीम लगा के उसको तुरंत चौक को सही कराया जा रहा है। और सभी जो सुपरवाइज़र हैं हमारे मोहल्ले के, सभी को सूचित कर दिया गया है कि जो भी तुरंत चौक या अन्य किसी कारण से नाली जाम है उसको तत्काल अपने स्तर से लग के उसको चौक को सही करें और जिससे जल प्रवाह सही से हो सके। ये थे हमारे साथ कासगंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह। इन्होंने बताया इस शहर को ऊपर लेके जाएंगे। जिस तरह से सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जिसको लेकर बारिश का मौसम चल रहा है, सफाई लाजमी है। अब देखना होगा जिस तरह से इन्होंने बात की उस बात पर कितना खरा उतरते हैं, ये देखने वाला समय बताएगा। ANB न्यूज़ के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। अखनूर के सीमावर्ती छंब इलाके में आज 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल आज सुबह स्थानीय ने 3 व्यक्तियों को सेना की वर्दी में देखा, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद पुलिस और सेना के जवान मिलकर बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें 2017 में भी इसी इलाके से घुसपैठकार आतंकियों ने गिरफ्त के कैंप पर हमला कर 3 श्रमिकों की हत्या कर दी थी। ये कुछ पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। हालांकि पाकिस्तान और भारत की तरफ से युद्ध विराम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करवाने की कोशिशें जारी रखा हुआ है ताकि कश्मीर घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है और पाकिस्तान की हमेशा ही मंशा रहती है कि इस पर्व पर कहीं न कहीं कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। हालांकि सुरक्षा बलों की चुकन्नी नजर से अभी तक कोई बच नहीं पाया है और जिस प्रकार से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यही लग रहा है कि आने वाले कुछ ही समय बाद इन आतंकियों का भी सफाया कर दिया जाएगा। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। आज हम खड़े हैं बस्ती जनपद के लोकप्रिय हरैया विधायक अजय सिंह के आवास पैतृक लखगटा में। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज यहाँ पर सुबह ही
लगभग 10 बजे केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, केंद्रीय टीम के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की जा रही है और अभी तक गेट यहाँ पर बंद है। बाहर के जो व्यक्ति हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और जो अंदर के व्यक्ति हैं उन्हें अंदर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। फिलहाल अभी तक कोई भी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। जो भी जानकारी होगी आपको लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, एएनबी न्यूज, बस्ती। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे करहल की माइलस्टोन 93 पर आज सुबह एक बस डिवाइडर से टकराई है, जो डबल डेकर बस है जिसमें 70 यात्री सवार थे। उसमें 33 यात्री घायल हो चुके हैं। 33 के बाद यहाँ जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक 38 घायल यहाँ मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और एक जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम पता नहीं है। बाकी की उन्होंने सूची दे दी गई है। घायलों का विधिवत इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन साथ में उमाकांत बाथम, एएनबी न्यूज, मैनपुरी। सोनभद्र जिले के नगवा ब्लॉक के सराईगढ़ गांव में एक पीड़ित परिवार अब अपना कच्चा घर गिर जाने के डर से वह पास में ही एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने को मजबूर है। बातचीत में पीड़ित परिवार राम धनेश्वर ने बताया है कि उनका घर मिट्टी का है, जिसकी दीवार 2 बार गिर चुकी है। उन्होंने मेहनत करके उस दीवार को जोड़ा, उसके बाद फिर इस साल बरसात में वो दीवार गिर गई। उनका मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब वह उसमें गिरने के डर से अपनी जान बचाने के लिए घर के पास में ही एक झोपड़ी लगाकर रह रहे हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके 3 लड़के हैं, जिसमें से 2 लड़के पूर्ण रूप से विकलांग है, वह कोई काम नहीं कर सकते, ना ही कोई उनको रोजगार है। और जो उनका तीसरा लड़का है उसकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अकेले ही राम धनेश्वर को पूरा काम काज संभालना पड़ता है। उनके पास खेती भी नहीं है जिससे वह घर का खर्चा चला सकें। राम धनेश्वर नजदीकी क्षेत्रों में जाकर के गांव गिरावों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने 3 बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। अभी इन तीनों में से किसी की शादी भी नहीं हुई, उनके परिवार भी नहीं है। हालांकि उन्होंने घर लेने के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत ग्राम प्रधान से अनुरोध किया था, लेकिन प्रधान ने भी नहीं सुनी और उन्होंने इसकी शिकायत सेक्रेटरी से भी किया था, लेकिन सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान द्वारा उनकी नहीं सुनी गई। जिसके बाद इस साल बरसात में उनका कच्चा मकान गिर गया और वह घर के बगल में झोपड़ी बनाकर उसमें रहने के लिए मजबूर हैं। भले ही राम धनेश्वर झोपड़ी बनाकर रह रहे हो, लेकिन अब उन्हें कीड़े मकोड़ों से खतरा उनके परिवार पे मंडरा रहा है। अगर जिला प्रशासन और यहाँ के अधिकारी इस मामले पे तत्काल कोई एक्शन लेकर गरीब परिवार को कोई उचित और उसको घर नहीं दिला पाएंगे तो किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है। सुभाष पांडे, एनबी न्यूज, सोनभद्र।